हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी कैंप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 से हिंदी बी चैप्टर 5 से पर्वत प्रदेश में पावस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे। तो इसमें पहले आपको देखने की मिल जाएगी कवि परिचय के बारे में। फिर हम लोग जो चैप्टर है उसके प्रसंग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्याख्या या एक्सप्लेनेशन या समरी बोल लीजिए। और अंत में हम लोग शब्दार्थ देख लेंगे चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं कवि परिचय के बारे में। तो इनके कवि सुमित्रानंदन पंत, उनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। ये उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा के रहने वाले थे और इसकी रचनाओं में आपको पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आई हो आप कभी ना कभी इनका जो रचनाएं हैं वो आप कभी ना कभी सुने होंगे। तो इनकी रचनाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य एकेडमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ऐसे कुछ जो सम्मान है, जो पुरस्कार हैं, इन्हें उनसे क्या किए, सम्मानित किए गए हैं। और पंत के काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो जो सुमित्रानंदन पंत है वो एक छायावादी कवि थे। तो छायावादी कवि थे तो इनकी रचनाओं में आपको प्राकृतिक से जुड़ाव अधिक देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो छायावादी कवि होते हैं उसकी रचनाओं में आपको रहस्यवाद झलकेगा, मानवतावादी ये झलकेंगी। और भी जो उनकी विशेषताएं हैं छायावादी की, राष्ट्रवादी हो जो रचनाएं होंगे, ऐसी रचनाएं। और पंत जो थे मार्क्सवाद और गांधीवाद से काफी प्रभावित रहे थे और इनकी कुछ रचनाओं में, कविताओं में अरविंद दर्शन का भी प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गई कवि परिचय के बारे में। प्रसंग देख लेते हैं। तो पर्वत प्रदेश में पावस, इसमें आप क्या देखेंगे। पावस, सबसे पहले पावस क्या होता है। पावस मतलब वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु कैसी होती है, तो सुमित्रानंदन पंत ने और वही बताने का और वर्णन करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो वर्षा ऋतु होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में कैसी होती है, उस चीज का। और जब वर्षा के बाद वहां की जो प्राकृतिक सौंदर्य है कैसी निखर जाती है, उसकी यहाँ पे वर्णन की गई है। तो जब आप कभी पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे, अगर वहां की वर्षा ऋतु अगर आपने देखी होगी तो आपको देख वहां पे झरने की आवाज आएगी, है ना, ये सब चीजें। और झरने की दूर से ही आवाज आपको सुनने को मिल जाएगी, लेकिन वहां की जो मौसम है वो पल पल क्या होगी, चेंज होते रहेगी। यानी कि कभी बादल आ गए हैं, कभी चारों तरफ क्या हो गए, जो पेड़ पौधे हैं वो घने बादलों से ढक गए हैं, तो ये सब चीज। और यहाँ सुमित्रानंदन पंत ने इस चीज का पर्वतीय क्षेत्र में इस चीज का बहुत ही सजीव चित्रण किया है, प्राकृतिक का। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ जो नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है आप देख लोगे, तो हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय क्षेत्र, हिल्स एरिया। फिर बोल रहे हैं पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। तो इसकी जो व्याख्या है वह क्या हुई। तो यहां पे आपको एक चीज बता दें कि जो रचनाकार है पंत है वो क्या कर रहे हैं, वर्षा ऋतु का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो वर्षा ऋतु हो है वो कैसी है, देखने को कैसी लगती है। और वहां उसके बाद वर्षा वर्षा के बाद जो स्वरूप है, पहाड़ों का जो स्वरूप है वह कैसा निखर आता है, उसकी वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां की जो वातावरण है वो पल पल परिवर्तित हो रही है। कैसे परिवर्तित हो रही है, तो कहीं बादल है, घने बादल है ना, पेड़ पौधे वो छुप जाते हैं, कभी धूप आ जाती है, इस तरह से।
ये जो है क्षण भर में परिवर्तित हो रही है, मौसम परिवर्तित हो रही है। कभी देखोगे कि तुरंत धूप है और कहीं पे क्या हो रही है, अचानक से चारों तरफ सिर्फ जो बादल है वो छा गए, और बादल छा जाने से अंधेरा पूरा छा गया, ऐसा महसूस होगा। अगले पंक्ति में चलते हैं। अगले पंक्ति में कह रहे हैं, मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो इसके माध्यम से रचनाकार क्या, जो पर्वत है उसकी सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेखलाकार पर्वत अपार। आप देखोगे जब पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्वत होती है, कहीं ऊंचे होंगे, बहुत सारे जो पर्वत होंगे, कहीं ज्यादा ऊंची होगी, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां होगी। तो बहुत सारे यहाँ जो पर्वतीय है, बहुत सारे पर्वत फैले हुए हैं चारों तरफ, और वो देखने में मेखलाकार लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, मेखलाकार। तो मेखलाकार मतलब क्या होता है, एक आभूषण होता है जिसे करघनी कहा जाता है, वो कमर में पहना जाता है। तो उस तरह से देखने को लग रही है, करघनी के आकार की। और ये चारों तरफ बहुत सारे पर्वत जो है वो फैले हुए, बहुत दूर तक। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, और जो ये पर्वत है उस पर क्या है कि बहुत सारे पुष्प खिलाए हैं। बोल रहे हैं अपने सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजारों, हजारों फूल जो है वो पर्वत पर खिले हुए हैं, दीर्घ सुमन फार। और वो जो है पर्वत के आंख का काम कर रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है वो जो पुष्प खिले हैं वो पर्वतों की क्या है, आंखें हैं। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक रहा, अवलोक मतलब देखना। वहां से अब जो आंखें हैं वो क्या काम करती है, देखने का कार्य करती है। तो अब अवलोक रहा है, किसे अवलोक रहा है, और कौन अवलोक रहा है, तो पर्वत वो अवलोक रहा है। अवलोक रहा है मतलब देख रहा है। कहां देख रहा है, नीचे जल में निज महाकार, वो नीचे देख रहा है। और निज महाकार, निज मतलब अपना, महाकार मतलब विशाल स्वरूप, यानी पहाड़ जो है विशाल होते हैं, वो अपना स्वरूप जो है नीचे देख रहा है, अपना विशाल स्वरूप जो है नीचे देख रहे हैं। किसमें देख रहा है, जिसके चरणों में पलाताल, और उसके चरणों में पलाताल, तालाब जो है वो पल रहा है, बस रहा है। ताल मतलब तालाब। दर्पण सा फैला है विशाल, और वो जो है दर्पण के भांति विशाल रूप में फैले हुए हैं, बहुत दूर तक फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, तालाब। तो तालाब में जो पर्वत है वो अपने विशाल स्वरूप को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब को अवलोक रहे हैं। तो समझ में आया। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। यहां पे पंत जी कह रहे हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो इस पंक्ति के माध्यम से क्या कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, तो गिरी का गौरव गाकर झरझर, यहां पे क्या कर रहे हैं, झरने की सुंदरता का यहां पे पंत जी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं गिरी का गौरव गाकर, गाकर झरझर, यानी कि जो झरने की जो आवाज होती है वो क्या होती है, झरझर होती है। तो ऐसा लग रहा है जो गिरी, गिरी मतलब पहाड़, पहाड़, तो पहाड़ का गौरव गा रहा है। कौन गा रहा है, झरना गा रहा है। ये जो झरझर की आवाज आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो झरना जो है पर्वतों की क्या कर रही है, गुणगान कर रही है, उसके महत्व का गुणगान कर रही है। फिर मद में नस नस उत्तेजित कर, तो वो जो झरने की आवाज है वो क्या कर रहा है, मद मतलब मस्ती, और नस नस में मतलब तन बदन में उत्तेजित कर या उत्तेजना भर दे रही है। झरने की जो आवाज है उत्तेजना भर दे रही है। क्यों, कि जो झरने की जो आवाज आ रही है वो बहुत ही तेज है, और हम लोग क्या करते हैं, तेज आवाज में किसी जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो वो क्या होती है, हमें क्या करती है, प्रसन्न प्रसन्न कर देती है, और उत्तेजना भर देती है, उमंग भर देती है। तो वो जो काम है यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में कौन कर रही है, झरने कर रही है। फिर आगे कह रहे हैं, मोती की लड़ियों सी सुंदर, मोती की लड़ी, यहां पे क्या हो रहा है कि जो झरने की आवाज आ रही है वो झरना जो है सफेद सफेद हो गई है, झाग उस पे पड़ गया तो देखने में सफेद सफेद लग रही है पानी। और वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मोती की लड़ी लटका दी हो।
झरते हैं झाग भरे निर्जर। और जब झरने जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो नीचे में क्या हो रहा है, चारों तरफ झाग फैल जा रहा है। झाग मतलब फेन फैल जा रहा है। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में कहा गया है गिरी के उर में, गिरी के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इस पंक्ति के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, या क्या किस चीज का वर्णन कर रहे हैं, तो वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र में जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं, उनका विशाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो आप लोग को भी एक चीज बता दूं, जब भी क्वेश्चन आएगा सीबीएसई क्लास 10 से, तो आप क्या करोगे, उसका जो आंसर लिखोगे सबसे पहले तो आपकी उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो पूरा का पूरा जो लाइन कोटेशन आपको दिया जाएगा उसमें क्या कहा गया उसके प्रसंग का वर्णन करोगे थोड़ा सा, कि वो पूरा जो व्याख्या है, वो पूरा जो कोटेशन है उसका मतलब क्या है, किस चीज का वर्णन कर रहा है, फिर जाकर के आप नीचे व्याख्या लिखोगे। तो क्या कह रहे हैं पंत, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर मतलब क्या होता है, गिरिवर मतलब पहाड़। गिरिवर के उर से, उर मतलब हृदय, और उठ उठकर यानी कि जो पर्वत है, पर्वत पे क्या देखोगे, बहुत विशाल विशाल वृक्ष क्या होते हैं, उगाए हैं। तो कभी कह रहे हैं कि गिरी के उर से यानी कि गिरिवर के पहाड़ों के हृदय से पेड़ पौधे जो हैं वो उठ आए हैं, यानी कि उगाए हैं। कुछ आकांक्षाओं से तरुवर, और उसकी जो आकांक्षाएं हैं क्या है, विशाल हैं, बहुत बड़े हैं, यानी पेड़ जो है और इतने बड़े हो जाते हैं कि बहुत विशाल है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो क्या करेंगे, नभ को छू लेंगे। नभ मतलब आकाश है, झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव मतलब शांत, शांत आकाश में झांक रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष मतलब जिसकी जो वो क्या कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य एक हो। अटल, अटल मतलब स्थिर। तो कुछ चिंता पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, ऐसा लग रहा है वो जिस भांति एक टक आकाश की तरफ देख रहे हैं, वो ऐसा महसूस हो रहा है कवि को कि वो कुछ चिंतन में है, कुछ चिंता कर रहे हैं पेड़। तो फिर अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में कहा गया है उड़ गया अचानक लो भूधर, हरका अपार पारद के पर रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पंत है वो एक क्या है, छायावादी कवि है। और छायावादी कवि की जो रचनाएं आप देखोगे उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे आपको बिलीव नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका रहस्य की कुछ भावनाएं आपको देखने को मिलेगी। कैसे, वो चलिए आपको बताते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, और अब क्या हुआ कि अचानक से जब चारों बगल बादल छा गए और ऐसा लगने लगा कि उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर मतलब जो पर्वत है, वो पर्वतें जो हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है कि चारों तरफ वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। फरका अपार पारद के पर, क्यों क्यों विलुप्त हो गई, फरका अपार पारद के पर, चारों तरफ जो है वो बादल आ गए। बादलों ने चारों तरफ को क्या किए, घेर लिए, और सिर्फ बादल ही वहां देखने को मिल रही है। तो जो बादलों ने पहाड़ को घेर लिए हैं, पर्वत को घेर लिए हैं चारों तरफ, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ बादल देखने को मिलेगी। उसके बाद कह रहे हैं रव शेष रह गए हैं निर्झर, और जो बादल ने घेर लिया तो अब क्या बच गया है, सिर्फ रव शेष रह गए हैं, यानी कि आवाजें रह गई हैं, किसकी, निर्झर की। रव शेष रह गए हैं निर्झर, यानी निर्झर यानी कि झरनों की आवाजें ही सिर्फ वहां पे रह गई है। और फिर कह रहे हैं टूट पड़ा भू पर अंबर, और वो जो दृश्य है देखने में ऐसा लग रहा है कि भूमि पर अंबर टूट पड़ा हो। अंबर मतलब आकाश, भूमि पर ही आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि वहां चारों तरफ तो सिर्फ आपको बादल देखने को मिल रही है। तो बादल कैसा लग रहा है, वहां लग रहा है कि जो आकाश है वो खुद ही धरती पर आ गई हो। तो यहां पे एक असंभव बातें यहां पे की जा रही है, यहां सिर्फ कल्पनाएं की जा रही है।
और देखने में जो दृश्य लग रहा है सचमुच का ऐसा लग रहा है कि जो धरती है वहां पे अंबर आ गए हैं। तो ये एक रहस्य भावना जैसी बातें की गई है, जो पंत जी की जो खासियत है, उसकी रचनाओं की कुछ खासियत है। तो फिर अगली स्लाइड में चलते हैं, अगली पंक्ति में देखिए क्या कहा गया है। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जल्लद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब इसमें जो कुछ बातें की गई है, एक धस गए धरा में सभय साल, यहां ऐसा लग रहा है कि जो साल के वृक्ष है, बड़े विशाल वृक्ष है, वो क्या हो गए, वो धस गए हैं। सभय साल मतलब छिप गए हैं। कहा सभय मतलब भय के कारण, साल मतलब साल के जो वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष हैं। ऐसा लग रहा है कि धरती में, धरा मतलब धरती, ऐसा लग रहा है धरती में जो साल के वृक्ष हो वो धस गए हो। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जो चारों तरफ धुआं भरा हुआ है, बादल भरे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब में, तालाब क्या हो गया हो, जल रहा हो, और उसमें से धुआं उठ रही हो। फिर यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, और ऐसा लग रहा था कि जलद यान यानी कि बादलों की जो यान है उसमें विचर रहा हो। कौन विचर रहा हो, विचर मतलब घूमना इधर उधर। कौन विचरेंगे, तो इंद्र। इंद्र जो है वो बरसात के देवता है, और बादल आए हैं तो अब इंद्र देव रहेंगे वहां। तो इंद्र खेलता इंद्रजाल, और ऐसा लग रहा है कि जो इंद्रदेव है वो इंद्रजाल खेल रहे हैं। इंद्रजाल मतलब जादूगरी कर रहे हैं, अपनी जादूगरी का खेल खेल रहे हैं। तो ये पूरी जो कविता है इसकी व्याख्या है। आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पे शब्दार्थ दी गई है, जैसे पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु की बात की गई है। वेश मतलब स्वरूप, मेखलाकार मतलब करघनी के आकार की पहाड़ की जो ढाल होती है वो, अपार मतलब बहुत सारे, सहस्त्र मतलब हजारों, दीर्घ सुमन मतलब फूल रूपी आंखें। ये सब आपके सुविधा के लिए शब्दार्थ दी गई है, आप देख लोगे। और आई होप ये जो सीबीएसई क्लास 10 की जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन बोलिए या समरी बोलिए, आपको समझ में आई होगी। और किसी भी प्रकार की अगर आपका डाउट हो तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।